नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शीर्षा पड़ता के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कई सारी राज्य सरकार को एक साथ ठीक करने की ठान ली है और इस प्रकार से ठीक करने की ठान ली है जिसके भीतर बुलडोजर जैसे सिस्टम भी देश के भीतर एक अलग मुद्दा होता है, वही राज्य के पुलिस प्रशासन एक अलग मुद्दा होता है। और ध्यान दीजिए, जिन जिन राज्य सरकारों को ठीक करने की ठानी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके भीतर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश सरकार भी शामिल होती है, उसके भीतर उत्तराखंड और ओडिशा की सरकार भी शामिल होती है, तो उसके भीतर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी शामिल होती है, तो उसके भीतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार भी शामिल होती है। एक अजीब सी देश के भीतर परिपाटी चल रही है, एक ऐसी परिपाटी जिसके भीतर आपने कभी कल्पना तक नहीं किया होगा कि इस तरीके से सत्ता अपने पूरे व्यवस्था और प्रशासन की नकेल कसने की बजाय लुंज पुंज तरीके से पूरे सिस्टम को चला रही है, और खास करके पुलिसिंग सिस्टम को, पुलिसिया विभाग को। पुलिसिंग के ऊपर कौन बैठा होता है? खासकर बात करें राज्य के संदर्भ में, अगर बात किया जाए राज्य के परिप्रेक्ष्य में, अगर आप देखेंगे तो पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, संक्षेप में कहे तो डीजीपी साहब बैठे होते हैं। वही डीजीपी साहब, जिन डीजीपी साहब के हाथ में उस राज्य के पुलिस विभाग के इकलौते अधिकारी माने जाते हैं जिनके पास मजिस्ट्रेट की पावर भी आपातकाल स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें दी गई होती है, वरना किसी भी और पुलिस अधिकारी के पास इतनी पावर नहीं होती। लेकिन सवाल है कि वो पुलिस अधिकारी क्या खुद पावरलेस या फिर कार्यवाहक बना करके रखे जा सकते हैं और कार्यवाहक की परिपाटी पर चला जा सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे परिपाटी के ऊपर एक साथ लगाम करने की सोच रखी है। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है, क्या इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे लोग दोषी हैं, या उनके शासन प्रशासन ही दोषी है, या फिर दिल्ली के साथ भी कोई लफड़ा चल रहा है, दिल्ली के साथ भी कुछ पंगा चल रहा है इन लोगों का, जिन वजह से इन मुख्यमंत्रियों को ऐसा करना पड़ रहा है। हालांकि इस दौर में कई सारे सवाल हैं, लेकिन एक जागरूक लोकतंत्र के भीतर, जब लोकतंत्र के भीतर जाति और धर्म की बिसात इतनी बड़ी नहीं होती, लोगों की रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य ऊपर उठ करके मंदिर मस्जिद का मुद्दा जब नहीं होता, तो देश की जनता ये तमाम सारे सवाल पूछती है। और जब जनता जब ये तमाम सारे सवाल करती है, तो सरकारों को और खास करके सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम सारे चीज करने की नौबत नहीं आती। सरकारें भी जागरूक रहती है, देश की आम जनता से वो डरती है। लेकिन आज की परिस्थिति तो ये होती है कि किसने किसको आदाब कहा, किसने किसको राम राम कहा, किसने किसको सत श्री अकाल किया, किसने किसको राधे राधे किया, ये सभाएं में इस तरह की बातें करके ताली बजवाई जाती है, क्योंकि देश की आम जनता को इसी से मतलब है। लेकिन इसी जनता के बीच एक सिविल सोसाइटी जागरूक भी होती है, लेकिन उनकी अभी सुनी नहीं जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सुना है उसका। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की संविधान पीठ ने सुना है, और केंद्र सरकार समेत 6 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को बाकायदे नोटिस जारी करके पूछा गया कि एक केयर टेकर डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी बनाने की कौन सी प्रक्रिया है? उत्तर प्रदेश के भीतर तो लगातार एक के बाद एक कार्यवाहक डीजीपी बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कार्यवाहक डीजीपी किस परंपरा से पुलिस प्रशासन किस तरीके से चल रहा है राज्य के भीतर, इससे तो आप भलीभांति वाकिफ होंगे। 2-3 बातें खड़े हो रहे हैं यहाँ पर, 2-3 सवाल बहुत बड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस महकमे के अधिकारी अपने केयर टेकर प्रमुख की बातों को उस तरीके से क्या गंभीरता से लेते हैं जैसे वो परमानेंट अधिकारी या फिर कई अस्थायी तौर पर नियुक्त अधिकारी की बातों को जैसे लेते हैं? ये तमाम सारे सवाल एक बहुत बड़ा सवाल होता है। क्या ऐसे में बुलडोजर जैसे सिस्टम के लिए इस कार्यवाहक सिस्टम को बनाया गया पुलिस महकमा के भीतर, एडहॉक वाले सिस्टम को? दरअसल इसके भीतर कई सारे सवाल होते हैं, और कार्यवाहक सिस्टम के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। पुलिसिंग के भीतर जो केयर टेकर बनाए जाते हैं, इनके कई सारे नुकसान भी देखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के भीतर जवाब तलब करने के लिए बोला है, और केंद्र सरकार और सभी 6 राज्य सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी का राज्य हो, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, रेवंत रेड्डी के राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार बनी ओडिशा के भीतर वो राज्य हो, आखिर 6 राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 6 हफ्तों के भीतर जवाब तलब करने के लिए बोला गया। 3 जजों की बेंच होते हैं, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब, पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, और इन तीनों के बेंच ने सीधे सीधे इन तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को नोटिस थमा करके कहा है कि एक परिपाटी कैसे चलाई जाती है। आखिर 6 हफ्ते के भीतर इन तमाम लोगों को जवाब देना होगा, और इस तरीके से एडहॉक सिस्टम को बंद करने के लिए
संतोषजनक जवाब अगर नहीं देने पर कोई बड़ा आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह के मामले में संतोषजनक जवाब नहीं मिल सकती है। ईडी चीफ को कैसे बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा था और कैसे सर्वोच्च न्यायालय ने उस परंपरा के ऊपर एक बार में लगाम लगा दिया, प्रदेश ने देखा कैसे बाहर बहानेबाजी कर रखी थी। दरअसल इस पूरे मामले के ऊपर एक पहलू तो ये होती है कि कई बार सीनियर लोगों को बाईपास करके उनसे अपेक्षाकृत जूनियर को केयरटेकर बना करके रखा जाता है और ऐसे राज्य सरकारें अपनी पसंद के अधिकारियों को बना करके पद पे बैठा करके रखने के लिए करते हैं। क्या अपने पसंद के लिए आईपीएस कैडर में वरिष्ठता को दरकिनार किया जा सकता है? क्या इस तरीके से सीनियोरिटी को दरकिनार करने से राज्य के भीतर प्रशासन व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त रखा जा सकता है? जब एक आईपीएस अधिकारी दिल से संतुष्ट होकर के काम नहीं करेंगे तो उनके अधीन काम करने वाले पुलिसकर्मी, दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, सब कांस्टेबल, ये सब कैसे काम करेंगे? आयोग कैसे काम करेगा? एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है पुलिस विभाग के अंदर। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार हो या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, किसी को मई जून के महीने में शिमला बनाना है, किसी को भिंडी बनाना, रामतरई बनाना, कुछ भी बनाना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के भीतर इन दोनों के लिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक के पास पुलिस महकमा होता है जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, तो वहीं दूसरी तरफ जुडिशरी सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर बुलडोजर जस्टिस सिस्टम होता है उत्तर प्रदेश में, पुलिस से कुछ और काम कराया जाता है। मोहित खान का घर गिराया जाता है, कितने घृणित आरोप लगाया गया, बाद में पता चला कि उस घृणित कार्य में उसका नौकर लिप्त था। डीएनए का रिपोर्ट क्या था? मोहित खान के नौकर का डीएनए सैंपल मैच हुआ और घर संस्थान किसके गिराए गए? मोहित खान के। तो क्या ये सब कार्यवाहक डीजीपी व्यवस्था का ही देन होता है? तमाम सारे सवाल होते हैं। लेकिन एक तो सीनियर को बाईपास कर देना, वहीं दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है इस दौर में वो एक टेक्निकल पहलू होता है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सल्तनत यानी बुलडोजर बाबा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर काबिज लोग तथित गुजरात लोबी अमित शाह के बीच, दोनों के बीच इनकी रस्साकसी, इनके इस तरह की जो बातें सुनने में आती है, कुछ अलग भी राज्य में इस तरह की बात। दरअसल डीजीपी की नियुक्ति के लिए पिछले एक दशक से ज्यादा समय के लिए एक नई प्रणाली देश के भीतर लाई गई। और नई प्रणाली कुछ तो न्यायालय के हस्तक्षेप से और प्रशासन को साफ सुथरा रखने के लिए, और कुछ हद तक सेकेंड एयर्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म के सिफारिशों की वजह से इसमें शामिल किया जाता है। आखिर डीजीपी की नियुक्ति पहले राज्य सरकारें किया करती थी, लेकिन मगर 2009-10 के पहले की बात करें तो राज्य सरकारें सीनियर मोस्ट जो कैडर होते थे उनमें से किसी एक को अपने मर्जी से उठा करके डीजीपी बना देते थे और बाकियों को डीजीपी रैंक का, डीजी रैंक का वो वेतन मानते थे। ये बहुत अच्छा सिस्टम था कि स्टेट अपनी पसंद के अधिकारी को डीजीपी बना दे। और किसी भी मुख्यमंत्री का एक अधिकार भी होता है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी तो उसके पसंद का होना ही चाहिए, क्योंकि उसके पसंद का अगर नहीं होगा तो आखिरकार वो शासन कैसे चला पाएगा? जब दिन भर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और मुख्यमंत्री के भीतर झगड़ा भी चलते रहेगा तो फिर शासन प्रशासन कैसे चलेगा? यही एक बहुत बड़ा टेक्निकल मुद्दा है कुछ राज्यों के भीतर, जिस वजह से डीजीपी की परमानेंट नियुक्ति की जगह एडहॉक नियुक्ति की जा रही, कार्यवाहक नियुक्तियां की जाती है। हालांकि परंपरा अभी ये आ गई, पिछले 10 सालों के भीतर देखेंगे नियम ये बन गया कि राज्य सरकारें के पास जो सीनियर मोस्ट कैडर होता था, उस सीनियर मोस्ट कैडर के भीतर जो बड़ा राज्य होगा वहां पर हो सकता है कि 5 साल, 10 साल, 8 साल आईपीएस रहे हो, दो छोटे राज्य हो वहां पे 2, 3, 4, 5 रहे होंगे। तो ऐसे में सीनियर मोस्ट कैडर के लिस्ट और अपने पसंदीदा अधिकारियों के लिए जिनको राज्य सरकार चाहती है उसके 10-15 का लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार को उस लिस्ट को भेजा जाता है और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वहां पर नोटिंग की जाती है। ये नई रवायत होती है, संघीय ढांचे के भीतर ये नई रवायत चालू की जाती है, नोट की जाती है और 1, 2, 3 वहां से एक प्रेफरेंस दिया जाता है कि ये टॉप 3 नाम है जिसके भीतर अपने राज्य से भेजे थे जिनको कि इनको डीजीपी बनाया जा सकता है। तो टॉप 3 पर्सन जो 3 नाम होता है, ऊपर से जो चॉइस आती है दिल्ली से, उसके भीतर से राज्य सरकार को जो भेजा जाता है। अब होता है कि जो 3 अधिकारियों को राज्यों के भीतर बैठा हुआ प्रशासन या राज्य के मुख्यमंत्री का प्रशासन पसंद नहीं करता, उन्हीं तीनों को टॉप पर रख दिया जाता है। खास करके उन राज्यों के भीतर जहां ये विपक्ष शासित राज्य हो या फिर जिनके मुख्यमंत्री से दिल्ली दरबार की नहीं बनती हो, भले अपनी पार्टी की ही क्यों ना हो।
अब ऐसे में रसाकसी का दौर शुरू होता है। लखनऊ की जो पसंद है उसको दिल्ली ने टॉप 3 में नहीं शामिल किया, और जो दिल्ली की पसंद होती है वो स्वाभाविक सी बात है कि संघीय ढांचे के भीतर जिसको राज्य सरकारों को स्वायत्ता प्राप्त है नियुक्तियों के मामले के भीतर, उसमें दिल्ली का आदेश कैसे वो मान लेगा। तो इसी के बीच का रास्ता ये निकल करके आता है कि दिल्ली से जो पिटीशन आया, लखनऊ से जो पिटीशन दिल्ली जाता है, या कोलकाता से जो दिल्ली पिटीशन जाती है, आईपीएस अधिकारी की लिस्ट जो दिल्ली भेजी जाती है कि आप इनमें से प्रेफरेंस बताइए, टॉप 3 का लिस्ट वहां से आ जाती है। इनमें से आप जिनको चाहे उनको बना सकते हैं तीनों के भीतर से। अगर वो तीनों लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या भुवनेश्वर या उत्तराखंड के अगर पसंद के नहीं निकले वहां के सत्ता के, तो फिर वो दिल्ली से आई हुई लिस्ट गई कूड़ेदान के भीतर, बोरिया बिस्तर में उसको रख दिया जाता है और रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। और डीजीपी नियुक्त करने की जगह, परमानेंट डीजीपी नियुक्त करने की जगह किसी आईपीएस अधिकारी को, सीनियर मोस्ट हो या फिर सेकंड थर्ड सीनियर मोस्ट हो, उसको कार्यवाहक टेकर के तौर पे कार्यवाहक डीजीपी, यानी जब तक नई व्यवस्था होगी तब तक यही डीजीपी बने रहें, ये व्यवस्था राज्य के भीतर कर दी जाती है। और इसी नई व्यवस्था के भीतर केयर टेकर जो परंपरा डाल दी गई कार्यवाहक बनाने की, और इन राज्यों के भीतर उत्तर प्रदेश का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का नाम जब प्रमुखता से लिया जाता है तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के भीतर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ओडिशा और उत्तराखंड भी है, कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना भी शामिल होता है। तो सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिर पार्टी को छोड़ दीजिए, सिस्टम को कैसे हांका जा रहा है मौजूदा दौर में, और सिस्टम को इस तरीके से हांके जाने से सुप्रीम कोर्ट जो अब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर नहीं था, या फिर यह मुद्दा उनके संज्ञान में नहीं पहुंचा था, अभी जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहुंच गया तो फिर यहां पर जीत दिल्ली दरबार की होगी या फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों की होगी। एक नया मामला सीधे सीधे कहे एक नए ट्विस्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने वाला है, और ये होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस के बाद कि कौन व्यक्ति डीजीपी बनेगा वो प्रेफरेंस होम मिनिस्ट्री तय करेगी, आधिकारिक राज्य के होंगे। ये इस पूरे व्यवस्था के ऊपर एक नए तरह की ऑर्डर की भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस ऑर्डर के भीतर क्या गृह मंत्रालय देख रहे हैं अमित शाह का कद बढ़ जाएगा, या फिर इस ऑर्डर के भीतर यूं कहे कि राज्य के मुख्यमंत्रियों का, जिसके भीतर योगी आदित्यनाथ भी शामिल होते हैं, ममता बनर्जी भी शामिल होती है, राज्य के मुख्यमंत्रियों की ताकत के अंदर इजाफा हो जाएगा। पूर्व की तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ताकत हो जाएगी डीजीपी की नियुक्तियों के मामले में। आखिर ये कहना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है लगता है, लेकिन 6 हफ्तों की मियाद दी गई है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब नवंबर के महीने में रिटायर्ड हो रहे हैं, और उनके रिटायरमेंट के भीतर महज 40 दिन, अगर आज से जोड़ ले तो 38 से 40 दिन बचे हुए। तो क्या अगले चीफ जस्टिस के समय में इसकी सुनवाई हो जाएगी, जब अगले चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेंगे? क्योंकि 6 हफ्ते से भी कम का समय डीवाई चंद्रचूड़ साहब के रिटायरमेंट के भीतर बचा हुआ है। देखते रहिए ये सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ही करती है, या फिर जस्टिस मनोज मिश्रा या पारदीवाला वो तो बेंच के अंदर शामिल रहेंगे, उनकी जगह जस्टिस चंद्रचूड़ की जगह नए चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा हो जाएंगे। ये भी एक सवाल होता है, क्योंकि अंततः बेंच को लीड करने वाला जज जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होगा, किस तरीके से केंद्र और राज्य के ढांचे को खास करके इस तरह के संवेदनशील मामले के अंदर देखने की, झांकने की कोशिश करता है, और संविधान के बीच शक्तियों के पृथक्करण, डिवीजन ऑफ पावर को किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ये तमाम सारे चीज भी इस तरह के जजमेंट के भीतर निश्चित ही तौर पे सामने आएगा कि आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या होता है। तो आगे आगे देखते रहिए। कार्यवाहक की परंपरा खत्म होनी चाहिए। 100 बात की एक बात यही होती है कि डीजीपी परमानेंट होना चाहिए राज्य के भीतर, और राज्य सरकार को पूरा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि संघीय ढांचे के भीतर दिल्ली को यह अधिकार नहीं है कि वो राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति करे। राष्ट्रपति शासन को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों के भीतर दिल्ली को यह अधिकार नहीं होता। आगे क्या कुछ होता है 6 हफ्ते इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो दिल्ली सरकार की नींद उड़ी है। कई राज्यों की चीफ सेक्रेटरी और राज्यों के मुख्यमंत्री को भी नींद उड़ी हुई है। सबको पता है चीफ सेक्रेटरी तो इस तरह के मामले में माटी की मूर्त होती है, चलते मुख्यमंत्री की उस राज्य की, क्योंकि फाइनली देश की जनता, राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री को अधिकार दे रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं। जय हिंद, जय भारत।